नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास शो इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे किस्से और कहानियां जो शायद मुख्य समाचारों के बीच गुम हो जाते हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ ली है और केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं से कैसे किसान और महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। भारत की अर्थव्यवस्था ने इस बार कमाल कर दिखाया है। 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% पहुंच चुकी है। ये मात्र आंकड़ा नहीं परंतु देश की नई रफ्तार और विश्वास की झलक है। तो आइए देखते हैं किस तरह व्यापारियों और उद्यमियों में साफ उत्साह दिख रहा है। मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था। 7.8% जीडीपी के साथ अर्थव्यवस्था का शानदार। तमाम वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन शानदार रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है। इस बात को अप्रैल से जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ चार्ट ने और भी पुख्ता कर दिया है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ कई विकसित देशों से आगे रहा है। अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% रही। वहीं अगर बाकी दुनिया की बात की जाए तो चीन की 5.2%, इंडोनेशिया की 5.1%, यूएस की 2.1%, जापान और यूके की 1.2%, फ्रांस की 0.7%, मैक्सिको 0% और सबसे निचले स्तर पर जर्मनी रहा जिसकी जीडीपी ग्रोथ -0.2% दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए लिखा, 7.8% जीडीपी वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुधार संचालित शासन का प्रमाण। वहीं पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के तेजी से बढ़ रहे जीडीपी की सराहना करते हुए कहा कि जीडीपी जल्द विश्व के तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। तो वहीं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरण ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और घरेलू मांग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी। आने वाले समय में हम 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज चौथे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी विश्व भर में तीसरे स्थान पे आएगी। The key factors that drove the performance of the economy was actually the robust strength in manufacturing and also services sector activity. Government consumption, which was negative in the last year first quarter, I think therefore that also benefited from a very favorable base effect. So these three factors, apart from the fact that the deflator was on the lower side, the inflation coming out of the GDP deflator was on the lower side. अर्थव्यवस्था की दौड़ ने भारतीय उद्योग जगत में जोश भर दिया है। उद्योग जगत का मानना है कि देश का मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इसी की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया है। 7.8% growth report shows the strength of the Indian economy. The structural reforms which the government has done over past many years have shown results in both rural and urban market both. This resilience is powered by good monsoon-led rural demand, income tax reliefs, easing food inflation and robust expansion in manufacturing and services. जो गवर्नमेंट केपेक्स है, गवर्नमेंट केपेक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूड बेसिस पे हो रही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही है। तो ये काफ़ी मिश्रण है इन सब डेवलपमेंट्स का, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूती से जो है देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में। ये भारत सरकार की और भारतीय जनता की और उद्योग जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही में लगभग 44 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी रही थी और इस वर्ष की प्रथम तिमाही में लगभग 48 लाख करोड़ की जो जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य भी है, उत्साहजनक भी है और भारतीय उद्योग जगत में एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है। वर्तमान समय में जब भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है,
ऐसे समय में ऐसे आंकड़े आना और ज़्यादा उत्साहजनक है। और सबसे बड़ी जो पिछले आपने देखा होगा पिछले महीने 2 महीने में अमेरिका में नेतृत्व चेंज होने के बाद में वहाँ के राष्ट्रपति ट्रम्प जिस प्रकार से पूरे विश्व को अपने नित्य नए स्टेटमेंट से नई नई प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, और विशेष करके भारत जो एक तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो कोई भी एक विकसित राष्ट्र नहीं चाहेगा कि हमारी विकसित राष्ट्र जितने भी और हैं विकासशील राष्ट्र विकसित बने। इसके लिए भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए उन्होंने जिस प्रकार जो टैरिफ लगाई है और जितनी धमकी दे रहे हैं, ऐसे समय इस प्रकार के आंकड़े से हमारे भारतीय उद्योग जगत को और अधिक पुष्ट मिलेगा और वो नए ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब होता है उसकी जीडीपी दर और जीडीपी की ग्रोथ, और जो जीडीपी में ग्रोथ आई है वो हम सभी के लिए उत्साहवर्धक है, सभी उद्यमियों के लिए और व्यवसायियों को उत्साहित करने वाला है। अब इसके पीछे जो आधारभूत काम केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं उसको अगर हम ध्यान करेंगे, और उस काम की गति भी अभी निरंतर है, जो पूंजीगत निवेश निर्माण का कार्य केंद्र सरकार ने किया है उसमें कहते हैं 52% की वृद्धि हुई है, तो उसका सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, कृषि के अंदर जो जीडीपी है 1.5 से 3 से भी अधिक डबल हुई है, जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि को माना जाता है, तो एक कारण वह है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, आने वाले समय में और अच्छी ग्रोथ या तो मेंटेन रहेगी या इससे और भी बढ़ेगी, उसकी वजह है आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया है, उससे जो हमारा कंस्ट्रक्शन जितना रियल इस्टेट है उन सभी के अंदर निवेश बढ़ेगा। ये जीडीपी के जो आंकड़ा है वो निश्चित बहुत ही उत्साहजनक है, और इसका सबसे बड़ा अगर इस पे गौर किया जाए तो ये सबसे दे आर ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये जो आंकड़े इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं, एक्सपोर्ट में निगेटिव ग्रोथ हुई है लेकिन जीडीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण डोमेस्टिक ग्रोथ का है। डोमेस्टिक ग्रोथ जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से हमें इसके बारे में किसी डरने की जरूरत नहीं। एक्सपोर्ट के बारे में जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट का सवाल है, दूसरे मार्केट नए खोजने का काम सरकार के स्तर पर भी और व्यापारियों के स्तर पर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इसका एक स्ट्रांगली मानना है व्यापार का। व्यापार एक बहते पानी की तरह है जो अपना रास्ता खुद खोज लेता है। अगर कहीं डिमांड कम हुई है तो निश्चित रूप से नई मांग है वो मार्केट अपने आप खुलेंगे। बदलते वैश्विक समीकरण और दुनिया में मंदी की आहट ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। इन सबके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन बयां कर रहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत तेजी से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा की लौ जगाने वाली खेरतल तिजारा की प्रिंसिपल नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केवल उनकी मेहनत नहीं परंतु पूरे जिले और प्रदेश की गर्व की पहचान है। खैरथल तिजारा के टपोकोड़ा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आज केवल एक स्कूल नहीं बल्कि क्षेत्र की बेटियों के सपनों को पंख देने का केंद्र है। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम यादव की मेहनत का नतीजा है कि विद्यालय की छात्राओं ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने के साथ साथ छात्राओं ने खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। एनसीसी और स्काउट गाइड की गतिविधियों में भी यह विद्यालय कई बार प्रथम स्थान पर रहा है। पुरस्कार को लेकर प्रिंसिपल नीलम यादव का कहना है कि यह सम्मान उनके लिए गर्व की बात है। ये पुरस्कार उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिवार और टपोकुड़ा क्षेत्र की बेटियों की मेहनत का नतीजा है। मेरा सपना था कि जो बेटियां मेवात क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण, जो शिक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण है मेवात क्षेत्र, खासतौर से बेटियों की शिक्षा के लिए, उनको घर से निकाल कर लाना और शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रखना बहुत बड़ी बात थी। तो जो भी नवाचार हैं, जो भी तकनीक के क्षेत्र में हो चाहे सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, दोनों ही फील्ड पर हम काम कर रहे हैं। हमारी बेटियां सुसंस्कृत हों, सभ्य हों, संस्कारवान हों, साथ ही अंतरिक्ष में पहुंचने का सपना रखती हैं। नीलम ने निजी कंपनियों के CSR फंड और भामाशाहों से सहयोग जुटाकर विद्यालय में डिजिटल लैब, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, AI लैब, साइंस लैब
और खेल मैदान की व्यवस्था की। निजी कंपनी की मदद से स्थापित डिजिटल लैब और स्मार्ट कक्षाओं ने छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाया। जहां पहले विद्यालय में केवल 600 छात्राएं पंजीकृत थीं, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 1300 से अधिक हो चुकी है। ये बढ़ती संख्या न सिर्फ विद्यालय की गुणवत्ता का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि अभिभावकों का विश्वास और शिक्षा और प्रिंसिपल की कार्यशैली पर लगातार मजबूत हो रहा है। विद्यालय घंटी बजने से ना तो शुरू होता है और ना घंटी बजने पे खत्म होता है। अमूमन 10 साढ़े 10 बजे रात तक विद्यालय की ही योजनाएं के अगले दिन क्या क्या काम करना है, किस किस टीचर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, मैडम असल में हमेशा ही अपडेट रहती है। गौरव का विषय है, सिर्फ इस विद्यालय के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और पूरे जिले व राज्य के लिए गौरव का विषय है कि इन्होंने मेवात क्षेत्र को, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था, उस क्षेत्र को एक नई पहचान दिलवाई है। टपूकड़ा का यह विद्यालय अब क्षेत्र का आदर्श शैक्षणिक संस्थान बन चुका है। नीलम यादव का सफर ये संदेश देता है कि यदि समर्पण और निष्ठा हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। उनका राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित होना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा जगत में बदलाव लाने वाले सच्चे शिक्षक आज भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। देश के अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बड़ा सहारा साबित हो रही है। अब देश के किसानों को नियमित आर्थिक सहयोग से खेती और किसानी में मजबूती मिल रही है। तो आइए देखते हैं किस तरह हनुमानगढ़ जिले के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मजबूत बन रहे हैं और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ के अन्नदाताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी साल 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। छोटा किसान होने के नाते पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हमें पूरा मिलता है। 2-2 हज़ार रुपये डीबीटी के माध्यम से हमारे खातों में ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे हमें खाद बीज वगैरह मजदूरी देने के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और भजनलाल सरकार द्वारा भी एक्स्ट्रा 3,000 रुपये हमारे खातों में डीबीटी के माध्यम से आते हैं। ये भी मोदी जी का बहुत आभार है। ये 3 किस्त में पैसे हमारे खाते में आते हैं, सीधे किसान के खाते में आते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त हैं। इसके साथ ही अभी राज्य सरकार ने भी इसी के साथ 1-1 हज़ार रुपये की राशि जो है वो किसानों को और देनी शुरू की है। तो छोटे किसान हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है किसानों को की आय दुगनी करना या किसानों को समृद्धशाली बनाना, इसकी और ये एक छोटी सी पहल है। किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को संबल मिलने से किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पाकर अन्नदाताओं के चेहरे खिल उठे हैं। मोदी जी की ये जो स्कीम है 2,000 रुपये किस्त की, ये 3 किस्त आती है, उसमें 3,000 रुपये भजनलाल जी सरकार दे रही है। इससे मुझे खेती कार्य में बहुत सहायता मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है ये सीधी मेरे अकाउंट में आती है, तो कोई बिचौलिया नहीं है अंदर, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। और ये जो 2,000 रुपये की किस्त आती है ये मेरे खेती कार्य में बहुत सहायता कर रही है। मेरे को खाद बीज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है और मेरा इससे खेती का कार्य बहुत आसान हुआ है। इस योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और ये राजस्थान सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के लिए खुली है। कृषक पीएम किसान पोर्टल, पीएम किसान ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर।
महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना अहम भूमिका निभा रही है। अजमेर जिले के केकड़ी के महिलाओं में भी इस योजना से कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह इस योजना के लाभार्थियों के जीवन में बदलाव आ रहा है। कोई भी महिला पहली बार गर्भवती बनती है तब इसकी योजना में 5,000 रुपए मिलते हैं। पहली किस्त 3,000 की आती है, दूसरी किस्त 2,000 रुपए आती है। पहली किस्त जिसे आंगनबाड़ी पर रजिस्ट्रेशन करवाने पे, ममता कार्ड बनाने के बाद वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा फॉर्म भरा जाता है, उससे हमें ये पैसे मिलते हैं और ये पैसे पोषण के लिए गर्भवती महिला को काम में आते हैं। पैसों की कमी होने के कारण खाना पीना अच्छा नहीं मिलता था, तो वो 3,000 मेरे प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए, तो उनको मैं खाने पीने में लगाई। इससे मेरा स्वास्थ्य खुद का अच्छा हुआ और जो मेरा बच्चा है वो भी सही रहा। जैसे मेरी डिलीवरी हो गई, होने के बाद में फिर मेरे को बोला कि सेकंड किस्त भी मिलेगी आपको, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई ठीक है, अपने तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो सरकार अपने को फिर पैसे दे रही है, तो 2,000 रुपए फिर मिले मेरे को। तो मैं जब मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ, जब मेरे को 2,000 रुपए मिल गए, तो वो 2,000 रुपए मेरे खुद के अच्छे काम में आए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म भरा, उसमें मेरे को 3,000 रुपए मिले 6 महीने होने के बाद। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद में जैसे बच्चा के 3.5 महीने का टीका लगा, तो उसके बाद मेरे 2,000 रुपए और आए। उससे मेरा बच्चे का और मेरे को पोषण मिला। जिस तरह कला अलग अलग प्रकार की होती है, उसी तरह कलाकार के भी विभिन्न स्वरूप होते हैं। हम बात कर रहे हैं कलाकार निधि चौधरी की, जो कि महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी हैं और राजस्थान के डीडवाना जिले से संबंध रखती हैं। उनकी कला में व्यक्तित्व और सृजनात्मक रूप आपको देखने को मिलेगा और एक IAS अधिकारी होते हुए भी कैसे वे अनुशासन बनाते हुए इस कला के लिए अपना समय निकालती हैं। आइए देखते हैं किस तरह वो दोनों ही बहुत खूब निभा रही हैं। बचपन से ही पेंटिंग करती आई हूँ और भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2012 से काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में हम मराठी में एक प्रवर्ब है, सेइंग है, आवड असेल तर सवड मिळेल। इसका अर्थ इतना सा ही है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो उसके लिए आप वक्त निकालना भी जानते हैं। और मैं एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती हूँ। मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती, कहीं पर भी लेट नाइट बाहर नहीं जाती हूँ। सरकारी काम में अगर इमरजेंसी है, जनता की सेवा के लिए किसी तरह का कोई इमरजेंसी है, तो निश्चित तौर पर देर रात तक काम करना पड़ता है और करती भी हूँ। टीवी पे और फिल्मों पे, पार्टीज़ इत्यादि में जो वक्त बर्बाद करते हैं वो मैं कभी नहीं करती हूँ। शायद इसी कारण से वक्त निकाल पाती हूँ अपनी हॉबीज़ के लिए। पेंटिंग एक ऐसी विधा है और मैं पेंटिंग खास तौर पे इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं तब आप डिजिटली दूर रहते हैं और कुछ उन पलों में ये एक मेडिटेशन की तरह है, एक थेरेपी की तरह है, एक ध्यान की तरह एक काम करता है पेंटिंग। जो भी बच्चे, जो भी युवा अगर जीवन में किसी तनाव से गुजर रहे हैं, किसी दुख से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप अपनी कोई भी छंद रखें, कोई भी हॉबी रखें और दिल से उसे करें, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे पेंटिंग हो, प्लीज़ उसे करिए। क्योंकि उन कुछ पलों में आप डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहते हैं और एक ये जो माया जाल हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया ने बुन दिया है, उससे बाहर निकलकर आप अपने आप से खुद को ढूंढ पाते हैं, अपने आप को तलाश कर पाते हैं। और हॉबीज़ मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पेंटिंग्स या पोइट्री जो मेरी हॉबीज़ है, एक संवेदनशील अधिकारी बनने में भी मदद करती है। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स मी फ्रॉम पब्लिक सर्विस, रादर इट मेक्स मी ए वेरी एम्पैथेटिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। अब बात करते हैं सीकर की, जहां के किसानों ने नई राह खोज निकाली है।
आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करते हुए बंजर जमीन पर अब किसान खेती कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह मीठे प्याज के लिए प्रसिद्ध सीकर में अब खीरे टमाटर की भी खेती होने लगी है। राजस्थान का सीकर जिला जो मीठे प्याज के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन अब सीकर पानीदार खीरे की खेती के लिए भी सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर हाईटेक तकनीकों के साथ खीरे की खेती करके अच्छी आमदनी कर रहे हैं। यहाँ करीबन 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खीरे की खेती हो रही है। साथ ही 350 से अधिक पोली हाउस और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगे हुए हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। काफी जो नवाचार जो खेती के अंदर हो रहे हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अपन देखें, आज मैं आया हुआ हूँ मुकेश बाकोलिया के घर, जिन्होंने मैंने अपने पड़ोसी के पोली हाउस देख के और उनसे प्रेरणा लेके अपने आप उन्होंने आवेदन किया विभाग में और पोली हाउस लगाया। मैंने मुकेश बाकोलिया से बात की कि जो हमारे मोदी जी का जो विजन है किसानों की आय दुगनी करने का, उस विजन पे सीकर के किसान जो खूड़ कस्बे के किसान जो हैं काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं और इससे इन्होंने पोली हाउस लगा के और काफ़ी इनकम अच्छी कमा रहे हैं। खीरा के उत्पादन में अपन देखें तो किसान को 4 बीघा का जो पोली हाउस होता है उसके अंदर करीबन 8 से 9 लाख रुपए की बचत इनकम हो जाती है, जिससे किसान आप अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मैं सभी किसानों को राय देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे प्रेरणा लेके और यानी पोली हाउस लगाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। के अंदर सालाना 2 फसल होती है, टोटल उत्पादन हो जाता है 16 लाख का और खर्चा हो जाता है 6 लाख का, मतलब 10 लाख रुपए सालाना बचत है। 3 लोगों को रोजगार मिल रहा है और एक मैं खुद हूँ, 4 लोग लगे हुए रहते हैं। पानी का क्या सिस्टम रहता है इसमें? पानी का इसके ऊपर हम एक बार फार्म पॉइंट बनाया हुआ है पानी के लिए सर, और फार्म पॉइंट के अंदर पानी इकट्ठा करते हैं, उसी से ही सिंचाई होती है इसके अंदर। आपको बता दें कि कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर तो कोई हार्डवेयर का कारोबार छोड़कर खीरे की खेती में जुट गया है। इनके जुनून और मेहनत से सीकर को खीरे की खेती का हब बना दिया है। किसान ड्रिप इरिगेशन, पोली हाउस और जैविक खाद का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले खीरे उगा रहे हैं, जिनकी मांग स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती जा रही है। और इसमें ग्रीन हाउस पोली हाउस की भी है। पोली हाउस में काफ़ी कमाई फायदा होता है। इसमें एक सीजन में लगभग 8-10 लाख रुपए की बचत आ जाती है। और बाहर जैसे बाजरा, मूंगफली, ये आदि प्रकार की कृषि भी करते हैं। सीकर में खीरे की सबसे ज्यादा खेती दातारामगढ़, लौसल और खुर्द क्षेत्र में हो रही है। आपको बता दें कि अब किसान इस खेती से सालाना 20 लाख रुपए से अधिक की कमाई करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। दीग की धरती पर इन दिनों कुश्ती का उत्साह चरम पर है। महिलाएं भी इस खेल में आगे बढ़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं दीक्षा फौजदार की, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से पदक जीते हैं। हाल ही में अंडर 23 में हुई स्टेट चैंपियनशिप में उनके भाई राहुल ने भी स्वर्णिम पदक जीता है। आइए देखते हैं किस तरह ग्रामीण परिवेश से निकलकर बेटियां कुश्ती में नाम रोशन कर रही हैं। दीग जिले में कुश्ती को लेकर युवा पहलवानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुश्ती का खेल जिले के पंचगौरों में से एक है। पुरुष पहलवानों के साथ साथ महिला पहलवान भी चैंपियनशिप जीत रही हैं, जिससे महिला पहलवानों को पुरुष प्रधान खेल कुश्ती में अपना करियर बनाने की प्रेरणा मिल रही है। प्रदेश के छोटे छोटे गांवों से महिला पहलवान घर से कुश्ती के अखाड़े तक का सफर तय कर रही हैं। ग्रामीणों में भी महिला कुश्ती को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। वे भी अब अपनी बेटियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो पंजाब में आयोजित हुई थी। मैंने इससे पहले इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें बड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्राजील में हुई थी, और मैंने भी में अंडर 23 सीनियर में गोल्ड मेडल जीता है।
2022 में अंडर 15 रेसलिंग चैंपियनशिप में स्टेट में गोल्ड मेडल जीता था और 23 में भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद फिर 2025 में अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप भरतपुर में आयोजित हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता था और राजस्थान को 3 बार रिप्रेजेंट किया है। अभी मैं नेशनल पे मेडल लाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। और मैं लड़की या लड़कों में भेदभाव नहीं समझती हूँ। मेरी लड़की बहुत लड़कों से भी आगे है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आगे चल रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिससे और लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। और मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी सिस्टर अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही हैं, हर जगह जाती हैं, कुश्ती लड़ती हैं, तो और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, जिससे अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रही हैं। इन बच्चों ने, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे, इन्होंने हिम्मत की और इस तरफ लड़कियों का पहलवानी में जाना एक विशेष और अच्छी बात रही और सफलता पाना। लोग कुछ ये कह देते कि लड़की है क्या ही करेगी, कहाँ पे जाएगी, कैसे करेगी, तो ये सब उन लोगों के लिए जो खिताब है, इनके मेडल हैं, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है। और हम तो यही चाहते हैं कि सभी माँ बाप हैं वो यही करें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड की कहानियों से आपको मिली होगी नई प्रेरणा और साथ ही नई उम्मीद भी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।